नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन अध्यक्ष श्री प्रियंका नंबूदिरी। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला हमारे लिए, खासकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल शॉर्ट में अपने दर्शकों को बता देता हूँ। एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स मूलतः बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए या संरक्षण के लिए बनी हुई एक संवैधानिक संस्था है और ये संस्था पूरे भारत के अंदर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक एपेक्स बॉडी है, एक सर्वोच्च संस्था है जहां तक बाल अधिकार संरक्षण का प्रश्न है। और चूंकि एक संवैधानिक संस्था है तो इसके पास काफी हद तक स्वायत्तता भी है। और आज हम बाल अधिकारों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे प्रियांक जी के साथ। प्रियांक जी, पहला प्रश्न ये कि बाल अधिकारों से हम लोग क्या समझें और एनसीपीसीआर की इस संदर्भ में क्या भूमिका है। टेक्निकल डेफिनेशंस तो अक्सर हम देखते हैं, किताबों में भी होती हैं, और इसके अलावा जब यूनाइटेड नेशंस का या यूनिसेफ का कोई भी कार्यक्रम होता है या उसकी कोई भी जानकारी आती है तो टेक्निकल डेफिनेशन तो बहुत होती है, लेकिन एक आम आदमी की समझ के लिए जो है वो बाल अधिकार क्या है, खासकर भारतीय संदर्भ में, और एनसीपीसीआर की बाल अधिकारों के संरक्षण में क्या भूमिका। नमस्कार अरुण जी, बहुत धन्यवाद कि इस विषय पर आज आपने महत्वपूर्ण चर्चा के लिए अपने प्लेटफॉर्म को एक फैसिलिटेटर के रूप में उपलब्ध कराया और मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, बाल अधिकारों की बात भारत में अक्सर केवल यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से उठाकर जस का तस रेप्लिकेट करने को लेकर के की गई। हम देखते हैं कि 1989 के चार्टर के बाद 1992 में जब यूएनसीआरसी पे भारत ने साइन किया, उसके बाद से लेकर के भारत ने बाल अधिकारों की संरक्षण की दिशा में उसके पहले और उसके बाद हमेशा ही अलग तरीके के कीर्तिमान स्थापित किए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा छोटा सा। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का अधिकार हमेशा से बताती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ने उसके कई दशक बाद प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का अधिकार बताया। और इसमें जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं तो भारत ने सन 2002 में जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आज उनकी पुण्यतिथि का दिन है, तो उनको याद करना इसलिए इस योगदान के रूप में बहुत ही आवश्यक है कि 2002 में 86वां संशोधन जब लाया गया भारत के संविधान में, तो अनुच्छेद 21 का उसमें जोड़ा गया, जिसने एलिमेंट्री लेवल तक शिक्षा को बच्चों का मूल अधिकार बनाया। तो हम आज से 20 साल पहले यूनाइटेड कन्वेंशन के काफी आगे निकल चुके थे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के। अब आज की तारीख में जो हम नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं, तो हम इसको सेकेंडरी लेवल तक ले जाने की बात कर रहे हैं, पर यूएनसीआरसी अभी बात करता है केवल प्राइमरी लेवल तक। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, केवल ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि भारत का संवैधानिक ढांचा, सरकारों की योजनाएं, बच्चों के लिए बनाए गए कानून हमको यूएनसीआरसी से कहीं आगे ले जाते हैं, लेकिन उस तरीके से कभी एजेंसीज ने इसको पोर्टे नहीं किया, बताया नहीं। हम भी कभी कभी पीछे रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत अपने आप में इतनी विविधताओं के साथ जटिलताओं का मुकाबला करने में जूझता रहा है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बच्चों को संरक्षा देने से पीछे नहीं हटा। हम देखेंगे कि 2002 में जब सर्व शिक्षा अभियान लागू किया जा रहा था, तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 5,000 करोड़ की मदद लेके आया कि हम भारत की उसमें मदद करेंगे। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि भारत सरकार ने तभी उसको मना कर दिया कि भाई हमारे देश के बच्चे हैं, हम एजुकेशन पे सेस लगाएंगे, भारत का बीपारी देने को तैयार है, और पूरे देश में स्कूलों का जाल बिछा दिया। तो बाल अधिकारों की दिशा में सरकार, समाज, उद्योग जगत
और जो भारत की का ब्यूरोक्रेसी है, जो भारत के नौकरी पेशा लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं, सभी ने मिलजुल कर इस दिशा में काम किया, कोई भी पीछे नहीं हटा। लेकिन चूंकि हमने इंटरनेशनल एजेंसीज की मदद लेना बंद कर दिया, हमने इंटरनेशनल एजेंसीज को एक्सेस नहीं दिया, इसलिए कहीं ना कहीं इसको उस तरीके से बाहर प्रदर्शित नहीं किया गया। दुनिया की कई देशों की आबादी के बराबर बच्चे हमारे यहाँ एक समय पे स्कूल में पढ़ रहे होते। बाल अधिकारों की सीधी बात जो है वो ये है कि बच्चा अगर स्कूल में है तो वो एक्सप्लॉइटेशन से बचा हुआ है। बच्चा अगर स्कूल में है तो उसके अधिकारों की संरक्षा हो रही है। बच्चा अगर स्कूल में है तो उसको विकास का पूरा अवसर मिल रहा है। ये मूल बात है भारत के परिप्रेक्ष्य में, जो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बाल अधिकार की, अगर हम स्लेवरी की बात करें, अगर हम बच्चों के गुलामों के रूप में शोषण की बात करें और भारतीय हिस्टोरिकल परव्यू में उसको देखें, तो मुझे चाणक्य और चंद्रगुप्त से बड़ा उदाहरण तो कुछ दिखता ही नहीं। भाई आर्य चाणक्य एक शिक्षक थे, उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के बालक को बाल दास्ता से मुक्त कराया और मुक्त कराने के बाद जब उन्होंने उसको रिहेबिलिटेट करने के, एजुकेट करने के पर्याप्त अवसर दिए तो उसने देश का साम्राज्य बनाया, देश का सम्राट वो बालक बना। तो इस तरीके के एग्जाम्पल से भारत का इतिहास भरा पड़ा है। भारत में और विदेशी पर्सपेक्टिव में एक मूल अंतर है। वो मूल अंतर ये है कि भारत में बच्चों के अधिकार किसी ना किसी के कर्तव्य में नहीं थे, चाहे वो संविधान के कर्तव्य में हो, चाहे वो सरकार के कर्तव्य में हो, चाहे वो परिवार के कर्तव्य में हो, चाहे वो समाज के कर्तव्य में हो। तो राष्ट्र से लेकर के ग्राम तक सभी के कर्तव्यों में बच्चों के अधिकार नहीं थे। और भारत के गौरवशाली इतिहास में कभी भी कोई ऐसी घटना दर्ज नहीं है जैसा कि यूरोप का कलंकित इतिहास है बच्चों को लेकर के। आपको ध्यान होगा जो जो जेरूसलम की पवित्र धरती के लिए आखिरी क्रूसेड हुआ, वो चिल्ड्रंस क्रूसेड था। हजारों हजार बच्चों को युद्ध की आग में झोंकने का काम जो वहां हुआ वो भारत में कभी नहीं। भारत तब भी सिविलाइज्ड था, भारत आज भी सिविलाइज्ड है। और हमारे मूल्य और हमारी संस्कृति हमको इस तरीके की चीजों की इजाजत नहीं देते हैं। ये हम अपने कानूनों में और अपने संस्कारों में आत्मसात करके चलते हैं। तो हमको बाल अधिकार के दृष्टिकोण से जो करना है वो केवल इतना करना है कि हर व्यक्ति को सजग रहना है। हमारे चूकने में या हमारे ना बताने में, हमारे ना बोलने में किसी बच्चे के अधिकारों का हनन हो सकता है। हमको अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए बच्चों से जुड़ी बातों पर बोलते रहना है। केवल इतना ही करेगा अगर हर आम व्यक्ति देश का, तो बच्चों के अधिकारों की संरक्षा की दृष्टि में हम एक बेहतर देश की तरफ, बेहतर देश के निर्माण की तरफ बढ़ सकते हैं। एनसीपीसीआर की इस संदर्भ में क्या भूमिका है, और खासकर आप अपने कार्यकाल में इस संदर्भ में आए हुए जो बदलाव हैं, ऐसे क्या बदलाव आए हैं जिनके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूंगा कि हमने एक पैराडाइम शिफ्ट लाया कमीशन की वर्किंग में। और अभी तक जब हम काम करते थे वो केवल चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के साथ करते थे। अब देखिए, भारत जैसे देश में आप बच्चे को परिवार से अलग करके जब देखते हैं तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो हमको बच्चों की संरक्षा के लिए फैमिली सेंट्रिक अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी। बच्चों की सुरक्षा का प्रथम दायित्व जो है, बच्चों के अधिकारों की संरक्षा का प्रथम दायित्व जो है वो परिवार का है। और ये बात बड़ी सीधी है कि या तो व्यवस्थाओं पे नियंत्रण परिवार का होगा, या बाजार का होगा, या सरकार का होगा। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो परिवार का नियंत्रण ही सबसे श्रेष्ठकर है। देखिए, सरकार एक वातावरण निर्मित कर सकती है, पर घर के अंदर घुसकर तो बच्चों के अधिकार की संरक्षा नहीं करेगी। इसलिए परिवारों को स्ट्रेंथन करना बहुत आवश्यक है। हमने, चाहे वो स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात हो, चाहे वो ट्रैफिकिंग की बात हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर की बात हो, हमने अपनी सारी जो आयोग की नीति थी उनमें ये बदलाव किया कि परिवारों को स्ट्रेंथन करने की तरफ हमने काम किया। और बच्चे को परिवार के साथ एक यूनिट मानकर उसके रिहेबिलिटेशन पे कैसे काम किया जा सकता है, इन आयामों पर विभिन्न डॉक्यूमेंट्स बनाए,
हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन के रिहेबिलिटेशन के लिए एसओपी बनाई और हमने ये माना कि स्ट्रीट चिल्ड्रन होना केवल सामाजिक समस्या नहीं है, वैधानिक और सामाजिक समस्या है। इसलिए वैधानिक रूप से इसका हल होना बेहद आवश्यक है। हमने जॉइंट एक्शन प्लान बनाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ, और ये तय करने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं कि बच्चों को स्कूल उनका एक समाज है और उस स्कूल के माध्यम से ये संरक्षा प्रदान की जाए कि बच्चे किसी भी प्रकार की नशे की प्रवृत्तियों में लिप्त ना हो। हमने चाइल्ड लेबर में जा रहे बच्चों को, ट्रैफिक हो रहे बच्चों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए इंडिकेटर्स बनाए और वो इंडिकेटर्स हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए। हमने कुछ पायलट्स किए। खूंटी का मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा, झारखंड का एक जिला है खूंटी, जहाँ 2 साल पहले की स्थिति है, पत्थलगड़ी हो रही थी और लोग, सरकार के लोग गांव में घुस नहीं पाते थे, झगड़े होती थी। आज वहां पे सरकार की मशीनरी ने जाकर लगभग 4000 वनरेबल बच्चे गांव-गांव में आइडेंटिफाई करके दिए। हम 34 अलग-अलग प्रकार की सरकारी स्कीमों से उन परिवारों को जोड़ने के लिए रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। तो हमने अपने काम में, अपने मॉनिटरिंग के तरीके में एक पैराडाइम शिफ्ट लाने का काम किया है, जिसके परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। हमने देश के सभी बाल गृहों का, एक भी बाल गृह ऐसा नहीं बचा जिनकी सूची हमको राज्य सरकारों ने दी, सभी का सोशल ऑडिट करवाया। हमने पिछले 2 साल के दौरान 1,45,000 ऐसे बच्चे जिनके परिवार थे, लेकिन वो बाल गृहों में रह रहे थे, चिल्ड्रन होम में, ऑर्फनेजेस में पड़े हुए थे, उनको घर भेजने का काम किया। अभी कोविड के पहली वेव से लेकर के अभी तक, कोविड या अन्य किसी भी कारण से जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को खोया है, हमने एक-एक बच्चे का रिकॉर्ड ट्रैक करने का काम किया है। कोई भी बच्चा अंतहीन समय तक ऑर्फनेज में ना पले, कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई ना छोड़े, ये इंश्योर करने के लिए सतत निगरानी का काम हम लोग कर रहे हैं। आपने कोविड की बात की, खासकर इसे लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इस संदर्भ में भारत सरकार की ओर से जो बच्चे ऑर्फन हुए, इसमें अनाथ हुए, उनके संबंध में ये अपने तरीके की एक अनूठी पहल मैं कहूंगा, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इस तरीके की, कि वो बच्चे जब तक एक बालिग नहीं हो जाएंगे और एक खास उम्र तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक जो है वो स्टेट की तरफ से, यानी राष्ट्र की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको, उनकी देखरेख एक प्रकार से होने की बात है। लेकिन आप जब ये कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि बहुत लोगों ने डोनेशन, बहुत बाल अधिकार से जुड़ी संस्थाओं ने, और बच्चों के कामकाज से जुड़े हुए बहुत से एनजीओज ने डोनेशन के कैंपेन्स चलाए। लेकिन आप ने जो है वो इस मामले में एक थोड़ा अलहदा स्टैंड लिया, कि इन डोनेशन कैंपेन्स को लेके यू फ्लैग द इशू बेसिकली, कि ये जो पूरा कैंपेन चल रहा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि विरोध के, बट यू फ्लैग्ड इट बेसिकली जो है। तो क्या कारण था ये फ्लैग करने का? क्या आप लोगों को क्वेश्चन जो है इस विषय में करना चाहते थे कि ये जो डोनेशन कैंपेन कोविड-19 के दौरान बच्चों से जुड़ी हुई संस्थाएं चला रही थी उसको? अरुण जी, पहले बात तो मैं, आपने प्रधानमंत्री जी की पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन का जिक्र किया। वाकई में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, और जब कोई प्रधानमंत्री अभिभावक की तरह सोचता है, तभी इस तरीके की स्कीम्स बनती हैं, तभी इस तरीके के निर्णय लिए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से देश भर के एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए, देश का जो कानूनी ढांचा है बाल अधिकारों को लेकर के, वो 18 वर्ष की आयु तक बच्चों को एक संरक्षा देता है और उसको एक्सटेंड करता है ऑर्फन्स के मामले में 21 वर्ष की आयु तक। और हम लोग बड़े लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद 21 वर्ष तक तो केवल ग्रेजुएशन ही बच्चा कर पाता है, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो पाए, इसलिए इसको बढ़ाना चाहिए। और आपको मालूम है देश में किस तरीके की एडवोकेसी की जाती है जब राइट्स के पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने झटके में इसको 23 साल तक दिया उन बच्चों को जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता को खोया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग स्टेप है और पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि 23 साल की आयु तक बच्चों को सरकार का जो प्रोटेक्शन और कवर मिल रहा है, ये वाकई में प्रधानमंत्री जी की विजनरी सोच को ही बताता है कि किस तरीके से उनको ग्रास रूट की प्रॉब्लम्स पता है और उसका हल निकला। जो दूसरी बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि अचानक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू हो गई। अचानक बहुत ही तेजी से बच्चों को हम पढ़ाएंगे, हम बच्चों को खिलाएंगे, हम बच्चों को अपने पास ले जाएंगे, ये शुरू हो।
हमको बच्चों का डेटा दे दीजिए, हम बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करिए। भाई देश है, और देश में एक कानून है, देश में एक व्यवस्था है। भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में है जहां जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की तरह केंद्रीकृत कानून, और केंद्रीकृत कानून के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रास रूट लेवल तक एक मैकेनिज्म। जो हमने ये देखा कि कई एनजीओ बच्चों के नाम पे पैसे तो इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन वो किन बच्चों को दे रहे हैं पता नहीं, उनको उनके पास बच्चों की सूची नहीं। हमने देखा कि यूनिसेफ जैसी संस्था ने एक टीवी चैनल के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया, सरकार की जो हेल्पलाइन सर्विस है चाइल्ड लाइन, उसकी मदद करने के लिए फंड रेजिंग की गई। हमारे पास शिकायत आई, हमने पता करने की कोशिश की तो चाइल्ड लाइन के और यूनिसेफ के बीच में ऐसी कोई पार्टनरशिप नहीं मिली। हमने देखा कि कुछ एनजीओ बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाने के नाम पे पैसे ले रहे हैं, लेकिन कोविड केयर सेंटर बनाने की उनको कोई परमिशंस नहीं दी गई थी। तो इस तरीके की अलग-अलग चीजें हमको देखने को मिली, जहां पे बच्चों के नाम पर दुरुपयोग किया जा रहा था, तब हमने इसको फ्लैग किया। और देखिए, देश की इस वक्त 18 राज्य सरकारें कोविड में अपने माता-पिता अथवा घर के एक ऐसे अभिभावक को जिसकी रोजी से, जिसके रोजगार से घर चलता था, उसकी मृत्यु होने पर अलग-अलग प्रकार की स्कीम दे रही है। हमने देश भर के बच्चों की जानकारी संधारित करने के लिए पोर्टल बनाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर निगरानी कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत एक एक बच्चे की जानकारी संरक्षित संधारित की जा रही है। हम फील्ड पे जाके क्रॉस चेक कर रहे हैं। एनजीओ का काम था कि सरकार तक जानकारी पहुंचाए, ये नहीं कि जानकारी को इकट्ठा करके विदेश में बच्चों की जानकारी भेज दें और फिर वहां से फंड रेजिंग करें। भाई देश के बच्चों की जो जानकारी है वो विदेश भेजना, उनके नाम पे फंड रेजिंग करना, ये कानूनन अपराध है, जिसके लिए हमको विषय फ्लैग करना हमारी मजबूरी थी। हमने की, हमने देखा अरुण जी, जैसा मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन होम्स के मामलों में, बहुत से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने वाले एनजीओ, आप आपको हैरानी होगी जान के, हमने सदर्न इंडिया की 645 ऐसी संस्थाओं की फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की जानकारी जब एकत्रित की कि उनको कुल कितने पैसे मिले, तो उनको 954 करोड़ रुपए मिले एक वित्तीय वर्ष में। और आंध्र प्रदेश की जिन 145 संस्थाओं को हमने इसमें देखा, उसमें रहने वाले बच्चों की संख्या से उनको मिली हुई रकम को जब हमने भाग दिया, तो 6,60,000 रुपए तक प्रति वर्ष प्रति बच्चा उन्हें अर्जित किया। हमको एक डायोसिस जो ऑर्फनेज चलाता है और एक कैनेडियन संस्था, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट मिला कि जो बच्चे यहाँ रखे जाएंगे उनके बदले में विदेश से पैसा आएगा, और उस पैसे के बदले में इन बच्चों को भोजन, शिक्षा, संरक्षा और एक धर्म देना होगा। तो भारत में धर्म बिकाऊ चीज नहीं है, इसलिए कमीशन को इस बारे में हस्तक्षेप करना पड़ा और बोलना पड़ा कि बच्चों को अंतहीन समय तक के लिए ना तो ऑर्फनेजेस में रखिए और ना ही कृपया करके उनके नाम पे पैसा बनाइए। पैसे अगर कोई देना चाहता है तो स्टेट गवर्नमेंट के जुवेनाइल जस्टिस फंड है, इसका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रावधान है, उसके माध्यम से प्रत्येक बच्चे की मदद की जा सकती है। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन बच्चों के नाम पे कृपया करके इस तरीके की फंड रेजिंग कैंपेन ना चलाएं, जिससे बच्चों का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जानकारी जो आपने दी, ये मतलब मैं भी लंबे समय से मीडिया में हूँ, लेकिन उस तरीके से मुझे लगता है कि मीडिया के लिए एक बहुत अच्छी लीड है फॉलो करने के लिए, और बहुत ही कमेंडेबल काम है, क्योंकि इतने संकट के समय में ये सारी ऑडिटिंग करना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, तो एनसीपीसीआर का कमिटमेंट, इससे एक तो पता चलता है एनसीपीसीआर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका कमिटमेंट कि इतना रिस्क उठाकर ये सारी की सारी जानकारी एकत्र करना, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है उसे प्रोसेसिंग करना। सरकारी दफ्तर भी बहुत हद तक बंद पड़े थे, तो उसके बीच में और बिना किसी विवाद के, सबसे बड़ी बात यह है, नहीं तो आजकल जो है वो हर मसले पर जो है वो होता कुछ बाद में है, पहले जो है वो जो है विवाद उसके ऊपर जो है वो छिड़ जाता है। विवाद, मैं आपको रोकूंगा, विवाद करने की कोशिश की, तिस्ता सीतल वार्ड ने कैंपेन चलाया आयोग के खिलाफ कि बच्चों को चिल्ड्रन होम से घर भेजना गलत है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बात को समझा और फिर बच्चों के हित में उन्होंने फैसला दिया। 1,40,000 से ज्यादा बच्चे
अपने माता पिता के पास जाके दोबारा रीयूनाइट हो सकते। और मुझे लगता है कि ये भी कभी कभी होता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है जो कि कैंपेन शुरू करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है जिसके खिलाफ जो है वो कैंपेन जो है वो हो रहा है। और एक चीज इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाल ही में आपकी माइनॉरिटी एजुकेशन को लेकर एक रिपोर्ट आई है, उस पर काफी हमने हेडलाइंस देखी और उस पर एक चर्चा भी और सकारात्मक चर्चा उस पर चल रही है। क्योंकि माइनॉरिटी का इशू भी, जब माइनॉरिटी एजुकेशन का इशू भी अपने यहाँ पे बड़ा सेंसिटिव इशू है, और तो ये एक अच्छी चीज देखने में आ रही है कि उस पर सकारात्मक चर्चा चल रही है। लेकिन आप हमारे दर्शकों के साथ उसके कुछ की टेक अवेज अल्पसंख्यकों की शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हाल ही में लगभग एक पखवाड़े, पिछले पखवाड़े में ही ये हुई है रिपोर्ट जारी, और बहुत एग्जॉस्टिव एक्सटेंसिव रिपोर्ट है। तो और अपने तरीके की पहली रिपोर्ट है इस तरीके की माइनॉरिटी एजुकेशन पे। तो आप इसके कुछ की टेक अवेज हमारे साथ अगर साझा कर सकें। अरुण जी, हमने 4.5 साल तक इस रिपोर्ट पे काम किया और 4.5 साल के काम को 116 पन्नों की इस रिपोर्ट में समाहित करने का प्रयास किया है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सेंसिटिव माना जाता है विषय को। सेंसिटिव सेंसिटिव विषय होने का एक आवरण चढ़ाकर विषय को विषय को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, अछूत बना दिया जाता है। उसकी तरफ कोई देखे ना, उसकी तरफ कोई बात ना करे, ऐसा एक वातावरण निर्मित कर दिया जाता है, और जाहिर है इसके पीछे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। हमने विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन किया और ये पाया, जैसा मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 21 का भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है, और ये 2002 में हुआ। इसके लिए एक कानून बनाया जाएगा, ये भी 2002 में संविधान में लिख दिया गया। 2006 में तात्कालीन सरकार ने संविधान में एक संशोधन किया जिसे 93rd अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, जिसके माध्यम से प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन इम्पोज किए जाने को वैधानिकता दी गई। लेकिन इसमें माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जान करके छोड़ दिया गया, उनको एग्जम्पशन दिया गया, और सारी की सारी समस्या की जो जड़ है वो यहाँ से शुरू होती है। सन 1901 तक भारत में कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं होते थे। हाँ, क्रिश्चियंस के लिए स्कूल्स थे, मुस्लिम्स के मदरसे थे, हिंदुओं की पाठशालाएं थी, फॉर्मल एजुकेशन तब तक आ चुकी थी, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं थे। ये अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की जो नीति थी उसके अंतर्गत बनना शुरू हुए। रिपोर्ट में आप ग्राफ देखेंगे कि 1901 से लेकर के 2005 तक उनकी संख्या 1000 के अंदर रही। 2005 में जैसे ये संशोधन 2006 में जैसे ये संशोधन हुआ, उसके बाद ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है, और 2006 से लेके 2014 के बीच में क्रांतिकारी ढंग से वृद्धि हुई, और 10-15 हजार से ज्यादा हम देखते हैं कि संख्या माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इस दौरान हो गई, और 2014 के बाद फिर एक ठहराव आया है। लेकिन ये संवैधानिक प्रावधान क्या था और उसके कारण क्या हुआ? तो 2009 में जब शिक्षा का अधिकार कानून आया तो उसमें कहा गया कि जो माइनॉरिटी जो जो स्कूल्स हैं उनमें 25% सीट देश के सबसे गरीब बच्चों के लिए, डिसएडवांटेज बच्चों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। अब इससे तकलीफ थी तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त स्कूल कोर्ट चले गए। 2012 में एक फैसला आया और उसके बाद एक कानून में एक संशोधन किया गया, और जितनी भी माइनॉरिटी एजुकेशन स्कूल थे जो प्राइमरीली रिलीजियस एजुकेशन दे रहे थे उनको शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे के बाहर कर दिया गया, मतलब मदरसे बाहर। अब रहे मिशनरी स्कूल्स, तो उनका भी झगड़ा चलता ही रहा, और 2014 की 6 मई को जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया, उसने 93rd अमेंडमेंट एक्ट के जो एग्जम्पशंस थे, जिसमें अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बनाई गई संस्थाओं को छूट दी गई थी, उसको कंफर्म कर दिया। तो सारा झगड़ा इस बात का था कि 25% सीटें हम देश के गरीब बच्चों को नहीं देंगे, इसकी इजाजत कोई धर्म नहीं देता। भगवान, जीसस, गॉड, अल्लाह
कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि देश के सबसे गरीब तबके के बच्चों के लिए आप शिक्षा के मंदिरों के दरवाजे बंद कर दें। ये पाप है, और जो पाप ये लोग कर रहे हैं उसका हमने केवल एक अध्ययन और विश्लेषण करके ये रिपोर्ट बना के दी है। देखिए, हम अगर बच्चों के मामले में बात करते हैं तो बच्चे कानून नहीं समझते, लेकिन बच्चों के साथ अगर कोई पाप करता है तो वो देश को समझना चाहिए कि बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के दरवाजे बंद किए आपने, और ये बोल के बंद किए कि हम अपनी चॉइस की इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जो आर्टिकल 30 में है, और अपनी कम्युनिटी के फायदे के लिए खोल रहे हैं। क्रिश्चियंस की माइनॉरिटीज के अंदर पॉपुलेशन 11% है, स्कूलों में भागीदारी उनकी 74% है। क्रिश्चियंस स्कूलों में क्रिश्चियंस बच्चों की संख्या 20% से कम, 80% हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। तो माइनॉरिटी के बच्चों का तो फायदा नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि हो सकता है गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हो, केवल 8% बच्चे ऐसे थे जो डिसएडवांटेज या गरीब थे। उनमें से भी केवल 4% बच्चे ऐसे थे जिनको कोई बेनिफिट मिल रहा था। मतलब आप केवल पैसे बना रहे हैं। जो 25% सीटें आप गरीब बच्चों के लिए नहीं देते हैं, उससे 2,500 करोड़ रुपए की आमदनी अर्जित करते हैं। तो ये गलत है, और इसका तो फैसला जजमेंट डे के दिन उनके साथ भी होगा जो बच्चों के साथ बुरा करते हैं। दूसरा तबका बना उन मदरसों का। देखिए, मदरसों के बारे में भी हमने इस रिपोर्ट में पहली बार ये स्पष्ट किया है कि मदरसे 3 तरीके के हैं। रिकॉग्नाइज्ड मदरसे, जो सरकार के पास फंडिंग लेने गए या सरकार के पास मान्यता लेने गए, रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ कुछ एक्सटेंट तक वो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे, जिन्होंने आवेदन किया या सरकार ने उनसे आवेदन करने को कहा लेकिन उनके कागजात में या इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी थी तो वो रह गए। और तीसरे जो हैं वो अनमैप्ड मदरसे। अनमैप्ड मदरसे वो मदरसे हैं जिनके पास ना तो कभी सरकार गई और जो ना कभी सरकार के पास गए। अब ऊपर वाली जो 2 कैटेगरी मैंने आपको बताई, जस्टिस सच्चर कमेटी केवल उन्हीं मदरसों की बात करती है, और उनमें से भी केवल उन मदरसों की बात करती है जो सीधे तौर पे किसी मॉस्क के साथ एफिलिएट नहीं, और केवल 7 से 9 वर्ष के बच्चों की बात करती है, और इसलिए वो केवल 0.4% बच्चों की बात करती है। तो ये आई वॉश है, ये केवल एक आई वॉश है। और हम पिछले 15 साल से ये मानते हुए कि मदरसों में तो बच्चे हैं ही नहीं, मदरसों में तो बच्चे हैं ही नहीं, बच्चों को उनके हक से महरूम किए रहे। असल में अनमैप्ड मदरसों में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जो आज भी अपने बुनियादी तालीम के हक से महरूम हैं, और वहां पे लड़कियों लड़कों को साथ नहीं पढ़ाया जाता। ये बताया जाता है कि लड़कियां एक कमतर जीवन जीने की आदी होनी चाहिए। वहां यह बताया जाता है कि एक वक्त पे बच्चे को 3 थप्पड़ मारना जायज है, बच्चा चाहे तो कयामत के दिन इसका बदला ले सकता है। वहां ये भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बच्चों को कि उनको यूनिफॉर्म नहीं पहननी चाहिए। बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, उन्होंने हमको, जब हमने हमने 16 शहरों में अलग अलग जाके बच्चों से बात की, कंसल्टेशन की, मीटिंग्स की, उनके पेरेंट्स से बात की, मदरसा चलाने वालों से बात की, हमको बच्चों ने ये डिमांड की। आप डिमांड सुनेंगे तो आपका दिल पिघल जाएगा, आपका दिल रो देगा। बच्चों ने हमसे बोला कि हमको रंगीन चित्र वाली किताबें चाहिए, बच्चों ने हमसे बोला हमको जूते चाहिए, हमको यूनिफॉर्म पहनना है। छोटे छोटे बच्चियों ने हमसे बोला कि हमको साइकिल नहीं मिलती, हमको मिड डे मील का खाना नहीं मिलता। हम बच्चों को जिन चीजों से महरूम किए हैं, उसमें मिड डे मील का खाना है, उसमें किताबें हैं, उसमें बस्ते हैं, उसमें जूते हैं, उसमें यूनिफॉर्म है, उसमें टीचर है, उसमें स्कूल है, उसमें स्कूल का मैदान है, उसमें टॉयलेट है, उसमें पीने का पानी है। मतलब 2021 में आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चे अगर इन चीजों से महरूम हैं तो हमको खुद के ऊपर शर्म आना चाहिए। तो इस रिपोर्ट में केवल वही है कि इसको पढ़ें और खुद के ऊपर शर्म महसूस करें। ऐसा वातावरण सब लोग मिलकर बनाएं कि बच्चों को उनके बुनियादी हक और हुकूक हम दिलवा सकें। ये इस रिपोर्ट का सार। मुझे लगता है प्रियांकी, दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द माइलस्टोन्स एंड डिफाइनिंग मूवमेंट्स। एक डिफाइनिंग मूवमेंट होगी और एक संदर्भ जो है, एक रेफरेंस पॉइंट बनेगी, एक संदर्भ बिंदु बनेगी इस पर आगे डिस्कशन के लिए। और मैं जो दर्शक हैं उनको ये भी बता दूं कि जो जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात की प्रियांक जी ने, तो इसको लेकर जब UPA 1 सत्ता में आया था तो उन्होंने जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उसमें माइनॉरिटीज का स्टेटस इंडिया में क्या, इसके विषय में रिपोर्ट एक थी, और उसी को लेकर बहुत बवाल मचता रहा और बहुत
जिसको कहते हैं कि अपीजमेंट की कोशिश होती रही और गलत पिक्चर दिखाई जाती रही, उसका एक काउंटर मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छी एक पुस्तक जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई, माइनॉरिटी रिपोर्ट जो है वो, उस पे आप देखेंगे तो उसमें पॉइंट बाय पॉइंट उसका रिबटल है, वो आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगी। ये सिर्फ संदर्भ के लिए, क्योंकि हम अक्सर बातचीत करते हुए पुस्तकों के बारे में, संदर्भ ग्रंथों के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे इस चैनल पर जो है हम लोग इंटरव्यू नहीं करते हैं, साक्षात्कार नहीं करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि जिनके साथ आए हैं उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि मीडिया में, शायद प्रियांक जी भी सहमत होंगे, कि अब स्थिति ये हो गई है कि जो व्यक्ति इंटरव्यू कर रहा होता है वो कैट और माउस के खेल की तरह हो गया है, कि वो कॉर्नर करने की कोशिश करता है सामने वाले को, और बजाय इसके कि जो उसके पास जानकारी है वो लेने के बजाय ये शो करने की कोशिश करता है, या ये दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा जानकारी है और देखो मैंने तुम्हें कॉर्नर कर लिया। और जो है इंटरव्यू देने के लिए आया होता है, वो अपनी बात कहने के बजाय जो है वो पूरा समय जो है वार चल रहे होते हैं इंटरव्यूअर की तरफ से, वो झेलने में रहता है, और उसमें बातचीत कहीं गायब हो जाती है। यही कारण है कि मीडिया में जो डिस्कोर्स हो रहा है चीजों को लेकर, जैसे हमने आज इस विषय पर बात कर रहे हैं, प्रियांक जी की उपलब्धता सबके लिए रहती है, ये विषय सबके लिए वो है, लेकिन ऐसे विषय इसी वजह से नहीं आ पाते क्योंकि इसमें कुछ लोगों को लगता है कि वो स्पार्क नहीं है, वो एक्शन नहीं होगा उसके अंदर, जो है वो फायरवर्क्स नहीं होंगे, नहीं है। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ये थोड़ा सा एक मैंने आपसे बात की, थोड़ा मोनोटोनी भी ना हो इस विषय पर बात करते हुए। एक महत्वपूर्ण बात ये प्रियांक जी, आपने शुरू में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही और बड़ी हिस्टोरिक बात, और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, ये भी शायद इंटरव्यूअर्स इस बात से सीख सकते हैं कि उन्हें बहुत सी चीजें नहीं पता होती। मुझे नहीं मालूम था कि जेरूसलम के लास्ट क्रूसेड में जो है बच्चों को झोंका गया, ये मेरे लिए नई जानकारी थी, और मैं निश्चित रूप से इस बारे में जो है थोड़ा और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन एक वो क्रूसेड था जिसमें एक हम आज देश में देख रहे हैं किस तरीके से राजनीतिक जो है लाभ के लिए या राजनीतिक इस्तेमाल, ये भी एक तरीके का, और ठीक है आपका विरोध किसी सरकार के साथ, किसी पार्टी के साथ, किसी विचारधारा के साथ हो सकता है, लोकतंत्र है, लेकिन उसमें बच्चों का इस्तेमाल करना, मैं दो इंसिडेंट्स आपको इस संदर्भ में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। एक तो जब दिल्ली में नागरिक संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर जो है वो कागज नहीं दिखाएंगे और ये सब जो शाहीन बाग में हुआ, और तो ये जो पूरा का पूरा क्रूसेड चला उस समय, क्रूसेड भी नहीं कहूंगा, ये पूरे का पूरा एक एजिटेशन, एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की गई, तो उसके संदर्भ में एक एनसीपीसीआर ने ही कॉग्निजेंस लिया था कि हर्ष मंदर जो एक एक्टिविस्ट हैं, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी हैं, तो उनके पास जो दिल्ली में बालगृह थे उनके प्रबंधन में, और जो दिल्ली सरकार के माध्यम से संभवतः मिले थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग फैक्चुअली जब आप जवाब देंगे, तो उन्होंने उन बच्चों का इस्तेमाल इस सीएए के, और मतलब इन बच्चों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई कि ये सीएए का के विरोध में जो एजुटेशन है वहां उनको लाया जाए, प्रदर्शनकारी के तौर पे उनको दिखाया जाए कि नंबर्स आर स्वेलिंग। एक ये बात। दूसरा, पश्चिम बंगाल में हमने देखा, मैं इनफैक्ट तीन इंसिडेंट बताता हूँ। पश्चिम बंगाल में हमने देखा अभी कि जब पोलिंग के बाद जब काउंटिंग हो गई, रिजल्ट्स आ गए असेंबली इलेक्शन के, तो जो वाइड स्प्रेड हिंसा हुई उसमें जो है वो बच्चे खासकर जो है वो बहुत टारगेट पर रहे, और जहां तक मुझे ध्यान है एनसीपीसीआर की तरफ से एक कुछ जो है वो खतो किताबत भी आपकी जो है पश्चिम बंगाल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हुई, संभवतः राज्य सरकार के साथ भी। तीसरा जो है वो हाल ही में, लगभग एक हफ्ता भी नहीं हुआ इस बात को, दिल्ली में एक बच्ची है, उसके साथ बड़ी जो है वो अनफॉर्चुनेट घटना हुई बलात्कार की, और उसकी फोटोग्राफ मीडिया में भी, ट्विटर पर भी जो है कई राजनीतिक हस्तियों ने, जो बेसिकली सरकार को टारगेट करना चाहते थे, ये भी आयरॉनिकल है, दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार है और आप केंद्र की बीजेपी सरकार को उसके लिए टारगेट करना चाहते थे। तो बहरहाल राजनीतिक चीजों को हम छोड़ दें, लेकिन ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और तो ये जो बच्चों को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश, खासकर हम पिछले 3 4 5 साल में देख रहे हैं, जो अपोजिशन है और जो
वर्तमान जो वैचारिक अधिष्ठान सत्ता में है उसके जो वैचारिक विरोधी हैं वो जो कर रहे हैं, ये मैंने अपने 3 दशक के पत्रकारिता के करियर में बहुत बिटर पॉलिटिकल फाइट्स होते हुए भी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जो है ऐसा होते हुए। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, कितना गंभीर है ये? क्योंकि ये एक वन ऑफ नहीं लग रहा, ये एक पैटर्न है, एक ट्रेंड इमर्ज जो है वो हो रहा है, बच्चों का इस्तेमाल करना एक राजनीतिक हथियार के तौर देखिए, ये अपराध है। सीधे तौर पे इसको एक ही शब्द में परिभाषित किया जा सकता है कि ये तो अपराध है। और जो आपने हर्ष मंदर वाली बात की, निश्चित रूप से हर्ष मंदर के एनजीओ के दिल्ली में चिल्ड्रन होम थे। हमको जब ये खबर लगी तो हमने वहां जाके विजिट किया, बच्चों ने हमको बोला, और जो बच्चों ने हमको बोला उसके आधार पे हमने पुलिस को बताया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हमको वहां पता चला कि इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड करके एक एनजीओ है, उसको दुनिया के कई मुल्कों ने बैन किया हुआ है, पर वहां से भी यहाँ पैसा आ रहा था। एक कैनेडियन एजेंसी से पैसा आ रहा था, अलग अलग ढंग की एजेंसी से पैसे आ रहे थे, और सरकार से भी पैसा लिया जा रहा था। तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो डेफिनेटली उसमें हमने दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू को बोला है, उन्होंने एक अपराध दर्ज किया है, वो जांच कर रहे हैं। बच्चों के इस्तेमाल को लेकर के हमको वहां से कुछ एविडेंस मिले, फिर हमको ये पता चला कि ये केवल 3 चिल्ड्रन होम दिल्ली में नहीं है, इनकी सरपरस्ती में 53 चिल्ड्रन होम देश भर में है, और देश भर की अर्बन सेटिंग्स में वो चेन्नई में है, पुणे में है, कोलकाता में है, पटना में है, दिल्ली में है। तो फिर हमने ये तय किया कि हम अलग अलग जाके विजिट करेंगे और बच्चों से बात करेंगे। तो हमको जो देखने को मिला, पटना में एक बच्चे की कॉपी हमने पढ़ी विजिट के दौरान। मैंने खुद ने पढ़ी, उस कॉपी में बच्चे की लिखा हुआ था कि ये फरवरी 2020 में बच्ची लिख रही है कि मैं 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे पास दस्तावेज पूरे नहीं हैं, और एनआरसी आने वाला है, सीएए आ चुका है, मुझे पता नहीं कि मैं अगले महीने परीक्षा दे पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरी नागरिकता तो चली जाएगी। अब देखिए, ये घटना पटना की, वो बच्ची हिंदू थी, उसके कॉपी में लिखा था, और अंतिम लाइन वो लिखती है, इसलिए हमको सीएए के विरोध में जाना चाहिए। तो ये बच्चे किसी चिल्ड्रन होम में रखे गए, उनकी बेहतर देखभाल के लिए, उनकी संरक्षा के लिए उनका इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। हमने पुलिस को बताया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, और ये सभी 53 जगहों के अलग अलग मामले थे। अब तो खैर सारे मामले न्यायालय में आ गए हैं, और न्यायालय इस सब विषयों की चिंता ले रहा है। दूसरा विषय जो आपने बताया वो कोलकाता का था। देखिए, फिर आपको मैं इतिहास की तरफ एक बार मोड़ना चाहूंगा। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन नोआखाली के दंगों को भी बहुत दिन तक सरकारी रिपोर्टों में दबाया गया, और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिल्ली में आके प्रदर्शन किए, और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सब बातें उठी, और दिल्ली में आनंद बाजार पत्रिका ने काफी हंगामा खेज बातें रही, फिर जब गांधी जी वहां गए, तब लोगों को पता चला कि क्या गंभीरता थी नोआखली के दंगों की। तो इन दंगों की भी गंभीरता को आप उससे कम ना आके, ये निवेदन है। मेरे पास 42 बच्चों के स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट्स के आधार पे हमने सरकार को रिकमेंडेशन। मेरे पास एक घटना है जिसमें एक बच्ची को एम्बुलेंस के अंदर रेप किया गया। तो इस तरीके की अनेकों अनेक घटनाएं, 42 बच्चों के मामले में हमने सरकार को बोला, उनके स्टेटमेंट के आधार पे, उनके खिलौने, उनके कपड़े, उनके किताबें, उनके बस्ते ये जला दी। तो ये तो दे दीजिए बच्चों को, आज तक सरकार ने कुछ दिया नहीं। फिर हमने इस सारे मामले को, चूंकि ये मामला हाई कोर्ट में आ गया, गुवाहाटी के यहाँ दिल्ली आ गया सर्वोच्च न्यायालय में, तो हमने सब कुछ अब न्यायालय को बताया, और हमें अपेक्षा है कि न्यायालय इन बच्चों के साथ कम से कम न्याय करे, और इन बच्चों को उनके मूल अधिकार वापस मिल पाए, उनके घर मिल पाए, स्कूल मिल पाए। ये बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। और जब बच्चों का रिहेबिलिटेशन हो तो ये सोच कर हो कि उनको एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। तीसरी बात जो आपने हाल ही के दिल्ली के एक रेप एंड मर्डर केस के बारे में कही, मेरी सभी लोगों से ये विनती है, खासतौर पर मीडिया के साथियों से ये विनती है, और राजनेताओं से भी ये विनती है कि देश की संसद कानून बनाती है,
उस कानून में हम लोगों को जो दायित्व दिए हैं, जो आयोग को दायित्व दिया है, पॉक्सो एक्ट में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमको उसकी निगरानी करने का, उससे जुड़ी हुई शिकायतों के निपटान का दायित्व दिया है। उनको बड़ी वेदना होती है कि जब इन कानूनों की अनभिज्ञता देश के उन लोगों को होती है जो कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कानून, और इस कानून का पालन तो आपने ही कहा कि सबको करना है, हमको भी करवाना है, सबको करना है। तो इसका कानून का उल्लंघन तो नहीं होना चाहिए। बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना अपराध है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 है, और जिन कानूनों की पालना कराने का आयोग को दायित्व दिया गया है माननीय संसद द्वारा, तो उसके लिए तो आयोग किसी भी हद तक जाएगा। जो शक्तियां आयोग को प्रदत्त की गई हैं वो उनका उपयोग करेगा, पर बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हमारा दायित्व है और हम करेंगे। प्रियांक जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि ये थोड़ा सा संवेदनशील प्रश्न है कि हम अक्सर ये देखते हैं कि हालांकि इसके विषय में हम आपने चर्चा की है बातचीत करते हुए, पर हम अक्सर ये देखते हैं कि पिछले काफी समय से दो तरीके की संस्थाएं बाल अधिकार के क्षेत्र में या बच्चों के लिए काम कर रही हैं। एक वो जो जेन्युइन काम कर रही हैं, दूसरा ऐसा लगता है कि एक बड़ा वर्ग ऐसे संस्थाओं का भी है जिनकी आड़ में जो देश विरोधी या जो समाज तोड़क जो शक्तियां हैं वो सक्रिय रहती हैं। और ये एक एनजीओस का एक बहुत बड़ा सेक्टर, इस सेक्टर में एक बड़ी संख्या शायद ऐसी एनजीओस की भी है। तो ऐसी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कोविड-19 के दौरान भी हमने बात की कि डोनेशन कैंपेन चले थे, अभी भी। और भारत में एक आम समाज के अंदर, एक आम परिवार के अंदर खासकर बच्चों को लेकर जो है अगर कोई संस्था काम कर रही है तो डोनेट करने का, कोई भी अगर थोड़ा सा भी बेहतर आर्थिक दृष्टि से हो जाता है तो उसका पहला प्रयास ये रहता है कि समाज में अगर मुझे कुछ करना है तो मैं बच्चों के लिए कुछ करूं। तो सभी लोग डोनेट करते हैं। तो हमारे दर्शकों के नजरिए से भी कि कैसे वो इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि मैं अगर मान लीजिए कुछ डोनेट करना चाहता हूँ किसी संस्था के साथ या किसी संस्था के साथ जुड़ के समय देना चाहता हूँ, स्किल सेट अपना शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ये बात पता करूं कि ये ऑथेंटिक संस्था है, ये ऑथेंटिक काम कर रही है, ये मेरे को इस्तेमाल तो नहीं कर लेगी जो है। तो ये कैसे हम लोग सुनिश्चित करें? देखिए, ये इसमें भाव ज्यादा रिलीजियस होता है ना, थोड़ा स्पिरिचुअल भाव होता है। जब हम अपना समय दान करना चाहें या धन दान करना चाहें, तो धर्म में दान के लिए व्याख्या लिखी हुई है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो। तो सही हाथ को, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे सही हाथ को पहचानना कैसा है जिसके हाथ में दान किया जाए, और इस्लाम में तो बहुत स्पष्ट लिखा है इसके बारे में। तो आपको जो है सुपात्र का चयन करना होगा। तो बच्चों के नाम पे आप जहां भी पैसे दें या अपना समय दें, तो बच्चों से एक बार मिलिए जरूर। एक बात ध्यान रखिए कि बच्चों का बेहतर भविष्य उनके परिवारों के साथ पलने में है, ना कि ऑर्फनेजेस में पलने में। बच्चों को घर लाइए। अगर आप बच्चों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो उन्हें फोस्टर केयर में घर ले आइए। फोस्टर केयर में आपकी प्रॉपर्टी पे बच्चे का हिस्सा नहीं बनेगा। आप अपने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जिले में अप्लाई करिए कि आप फोस्टर केयर में बच्चे को अपने घर लाके लालन पालन करना चाहते हैं। वो ड्यू डिलिजेंस करेंगे, आपको चेक करेंगे, आप योग्य पाए जाएंगे, बच्चे के साथ मैच मेकिंग करेंगे, आप बच्चे को घर लाएंगे। तो आप बिना अडॉप्ट किए भी बच्चे को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। आप बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बच्चा अपने परिवार में है, उसको आप डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के माध्यम से, उसको आप स्टेट जुवेनाइल जस्टिस फंड के माध्यम से स्पॉन्सर कर सकते हैं। सीधे बच्चे के अकाउंट में पैसा दे सकते हैं। बच्चे की, अगर आप प्राइवेट स्कूल की फीस भी भरना चाहते हैं, तो 8वीं तक तो बच्चे अमूमन फ्री पढ़ रहे हैं, जो डिसएडवांटेज है। 9वीं से 12वीं के बीच में अगर आप मदद करना चाहते हैं, सीधे संपर्क करिए। देखिए, ये बच्चों की मदद करना दान पेटी में डाल के आंख बंद करके भूलना नहीं है। आपको बच्चों से मिलना चाहिए। बच्चों को आपके पैसे से ज्यादा आपके प्यार की जरूरत है। तो आप प्यार, संस्कार, ये सब कुछ उनके साथ शेयर करिए, ये ज्यादा जरूरत है। इसलिए आंख मूंछ कर कोई काम नहीं करना चाहिए। बच्चों से मिलिए। जिन बच्चों की मदद के नाम पर बात की जा रही है, उनसे मिलिए जरूर। उनसे जरूर मिलिए और फिर उसके बाद ही इस दिशा में आगे बढ़िए। यही मैं एक बात, एक मोटी सी बात है, वो यही कहना चाहूंगा।
प्रियांक जी, आपने मुझे लगता है बड़ी दिलचस्प चर्चा रही। अमूमन मैंने बहुत सारे सेमिनार्स जो है वो बाल अधिकारों पर जो है वो अटेंड किए हैं, और सच बात ये कहूँ कि जर्नलिज्म में जब हम शुरुआत में आए थे तो अक्सर ये होता था कि ये मानते थे कि ये थोड़ा पनिशमेंट पोस्टिंग टाइप है कि चलो तुम्हें जो है वो सेमिनार जो है विमेन राइट्स पे या चाइल्ड राइट्स पे जो है वो करने के लिए भेज दिया। पर ये विषय कितना गंभीर है, कितना संवेदनशील है, और आपने इसको समसामयिक संदर्भों में, ऐतिहासिक संदर्भों में इतने अच्छे से जो है हमारे दर्शकों के साथ सामने रखा। तो ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट आपसे बात करने के बाद आई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आपके लिए, आपके सहयोगियों के लिए हम सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू पीपल आर डूइंग ट्रेमेंडस वर्क, commendable work, and I think the whole nation is indebted to people like you and your team, and we look forward to seeing much more greater work from you and your team. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।